उनसे हमारा रिश्ता है कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी बहन। जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं वो आदरणीय बहन जी को बहन जी मानते हैं। कुछ ऐसे कंडुआ पैदा हो गए हैं जिनका रंग रूप तो नीला हो सकता है लेकिन उनका मिशन अलग है। चंद्रशेखर आज़ाद को एक तरीके से फसल में उगाने वाले एक रोग के तौर पे देखते हैं। बिल्कुल जानते हैं। देखिए, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है कि शेड्यूल कास्ट में अगर कहीं राजनीतिक सोच अगर किसी ने पैदा की है तो मानवर काशीराम से साहब ने पैदा की है। लगातार सक्रिय है, लेकिन अन्य जो पदाधिकारी हैं, अन्य नेता हैं, वो सक्रिय रूप में नजर क्यों नहीं है? बहुत ही 18 घंटे जाग करके और आदरणीय बहन जी बहुजन मिशन के लिए अपना काम कर रही हैं। तो क्या 2027 के चुनाव में खाता खुल पाएगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बैठकी नापतोल का वो सेगमेंट है जिसमें आप लगातार पॉलिटिशियंस से बात कर रहे हैं जो कि आपके क्षेत्र के, आपके ज़िले के वो पॉलिटिशियन हैं जिनसे आप लोग कभी कभी रूबरू हो पाते हैं। हम आपकी बातों को उन पॉलिटिशियन से पूछते हैं जो आपके मन में सवाल हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि हम कम से कम अपने जनप्रतिनिधि से पूछ पाएँ। ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि हैं डॉक्टर जयपाल सिंह, जो कि बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। तीसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं, हैट्रिक लगाई है जिलाध्यक्ष की। और बहुजन समाज पार्टी इस समय उस दौर में है जहां पर बहुजन समाज पार्टी को लोग कमतर करके आंक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जयपाल सिंह जी ने बहुजन समाज पार्टी को नए आयाम दिए हैं वो एक काबिल तारीफ है। हम बात करेंगे जो आपके मन में सवाल है उनको लेकर। बहुत बहुत स्वागत है जयपाल जी नापतोल न्यूज में आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज के दौर में बहुजन समाज पार्टी को कमतर करके आंका जा रहा है और लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए कहा जा रहा है ये पार्टी खत्म हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को तीसरी बार जनपद बरेली का जिलाध्यक्ष बनाया और बहन जी ने जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने आप को एक जो स्तंभ तैयार किया है, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो बड़ी निष्ठा और ईमानदारी और मिशनरीज के बनकर पूरा अपना रोल और अपना हक अदा कर रहे हैं। जिस तरह से लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई, तो मैं उसमें कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, बल्कि यह मिशन है। और ये मिशन उनका है जो बहुजन समाज में जन्मे सभी संत और महापुरुष, जिनमें महात्मा ज्योतिराव फूले हमारे जो सामाजिक महापुरुष हैं, जिसने समाज में एक समानता का, सामाजिकता का, शिक्षा का, समानता का संदेश दिया, जिन्होंने पूरा जीवन भर इस समाज में रहकर सबकी लड़ाई लड़ते रहे और एक अपना अहम स्थान छोड़ा। उसके पास ना अपना घर है, ना अपना, केवल समाज को ही उन्होंने अपना आदर्श माना। उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने इस समाज में कुरीतियाँ देखी और कुरीतियों को देखते हुए उन्हें अपने राज्य में 50% इस दबे कुचले पिछड़े समाज को उन्होंने आरक्षण दे करके इस देश में पहली बार नींव डाली कि इस देश में जो दबे कुचले हैं, पिछड़े समाज हैं, जिनको लोग छूतो जैसा व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था अपने राज्य में की और एक समान दृष्टि से उनकी सोच पैदा हुई कि आरक्षण दे करके उनको एक समानता लेके आए। जिस तरह से इस समय आज़ाद समाज पार्टी या युग है भीम आर्मी का जो राजनीतिकरण हुआ, आज़ाद समाज पार्टी बनी, उसके एक सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सांसद भी बन चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद। वो लगातार बहन जी को लेकर कहते हैं कि वो मेरी बुआ हैं, मैं उनके करीब जाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन जो लोकल स्तर के नेता हैं वो लगातार बसपा को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा रिश्ता आपसे क्या है, जैसे मैं बहुजन समाज पार्टी
का सदस्य हूँ, पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ। आप जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हमारा रिश्ता है कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी बहन हैं, हम उनके भाई हैं। हमारे जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं वो आदरणीय बहन जी को बहन जी मानते हैं। तो हम जितने कार्यकर्ता हैं, हम जितने वोटर हैं, हमारा उसमें जो रिश्ता है वो बहुजन समाज पार्टी का है। इसी तरीके से जो हमारे समाज में जन्मे हैं, अगर वो इस तरीके की बात करते हैं, मैं इसका एक ताज़ा उदाहरण देना चाहता हूँ कि किसान बीज लेके आता है गेहूँ का बहुत अच्छी दुकान से, जी, एक गेहूँ का बीज लेके आता है और वो बीज जो है गेहूँ की फसल बोता है, वो बीज तो गेहूं का होता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो आपने देखा होगा, किसान भाई मेरे जानते होंगे कि गेहूं के बीज में कोई कंडुआ पैदा हो जाता है। जी, किसान बहुत चालाक है कि उस जब फसल को काटता है तो गेहूं की फसल को अलग करके और कोई दाना पेड़ उसमें कंडुआ का पैदा हो जाता है तो उस कंडुआ के पेड़ को निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है। इसी तरीके से हमारे समाज में कुछ ऐसे कंडुआ पैदा हो गए हैं जिनका रंग रूप तो नीला हो सकता है लेकिन उनका मिशन अलग है। तो मैं ज़्यादा आप चंद्रशेखर आज़ाद को एक तरीके से फसल में उगाने वाले एक रोग के तौर पे देखते हैं? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ये ना मिशनरीज हैं, ना इनका मिशन से कहीं दूर दूर तक कोई नाता है। नहीं तो लगातार वो बहुजन समाज की बात करते हैं और लगातार दलित समाज की बात को उठाते रहे हैं और बहन जी को वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से आप उनके लिए कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। देखिए, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मानना होता है आदरणीय बहन जी में जिनकी आस्था और श्रद्धा थी या उन्होंने अपने नाम के बाद मानवर कांसीराम साहब इस देश में पैदा हुए, उन्होंने शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। एक क्लास 1 अफसर से लेकर के और 6000 किलोमीटर उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके पूरे देश में संदेश देने का काम किया। पिछड़ों में राजनीति की चेतना जगाने का काम किया, अल्पसंख्यकों में राजनीति की चेतना जगाने का काम किया। शेड्यूल कास्ट में अगर कहीं राजनीतिक सोच अगर किसी ने पैदा की है तो मानवर कांसीराम साहब ने पैदा की है। अगर कोई मानवर कांसीराम साहब को अपने नाम के बाद यदि लगाना चाहता है, आपने आज़ाद समाज पार्टी का बैनर देखा होगा, उसमें लिखा है आज़ाद समाज पार्टी और ब्रैकेट में लिखा कांसीराम साहब जी। अरे शर्म आनी चाहिए। मानवर कांसीराम साहब का उस स्थान बहुत ऊंचा है, वो अपने नाम के बाद मानवर कांसीराम साहब को ब्रैकेट में बंद करना चाहते हैं। ये उनकी गंदी सोच हो सकती है, वो घृणित व्यक्ति हैं। वो अगर मानवर कांसीराम साहब के पुजारी थे, माननीय बहन जी में वो उनकी आस्था थी, तो ये बहुत बड़ा उन्होंने हमें सेटअप दिया है, जिसे बहुजन मिशन कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी देखते हैं, दी है हमें। इस मिशन में काम करने के लिए उनको स्थान मिलता, अगर उनकी स्थान है ही नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी के मिशनरीज हैं ही नहीं, ना बहुजनों के हितैषी हो सकते वो तो केवल लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर खेलना चाहते हैं। तो किन लोगों के हाथों की कठपुतली हैं? वो आप देख रहे हैं समाज में जो कुछ ऐसी मनवादी पार्टियां हैं, वो मनवादी पार्टियों के हाथ से खेल रहे हैं। वो समाज के हितैषी नहीं है, वो बहुजनों के हितैषी नहीं है। उन्होंने अपने बैनर में मानवर कांसीराम साहब को ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है। ये जो हमारा बहुजन समाज पार्टी जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो वोटर हैं, वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो ये उनकी सोच है, जो गंदी सोच लिए ये हमारे समाज में जा करके और वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुजन मिशनरी हूँ, वो मिशनरीज नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग से हमारे समाज के लोगों ने उनको निकाल दिया है। कई बार ये सुनने में आता है कि बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है आज़ाद समाज पार्टी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? परम आदरणीय बहन कुमारी हमारी नेता हैं और हमेशा नेता रहेंगी, और जो ऐसी गंदी सोच जिन्होंने पैदा की है वो हमारे नेता नहीं हो सकते। अच्छा, बात करें स्थानीय बहुजन समाज पार्टी की, यहाँ पर आपके अलावा कोई अन्य नेता सक्रिय नजर नहीं आता है, तो क्या कहेंगे? क्या सिर्फ चुनाव के समय पे ही जो हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता बाहर निकलते हैं? आप लगातार सक्रिय हैं, लेकिन अन्य जो पदाधिकारी हैं, अन्य नेता हैं, वो सक्रिय रूप पर नजर क्यों नहीं आते? देखिए, बात बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों की रही तो हमारी इस समय आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार 9 विधानसभा में एक दिन छोड़ करके एक दिन कैडर की व्यवस्था हो रही है। जो कैडर हमारा हो रहा है एक सेक्टर स्तर का होता है, जिससे कि एक सेक्टर में हमारे
10 बूथ हुआ करते हैं, 10 बूथों का एक कैडर चल रहा है। तो 9 विधानसभा में बड़े पूर्व के पदाधिकारी जो हमारे रहे हैं, बड़े सम्मानित साथी, जैसे पूर्व में वामसेव के मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, वामसेव के जिला अध्यक्ष रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में मंडल तक के पदाधिकारी, पूर्व कई बार के जिला अध्यक्ष, ऐसे लोगों को आदरणीय बहन जी ने, वरिष्ठ पदाधिकारियों को जो रहे हैं पूर्व में, उनको एक एक विधानसभा का प्रभारी बनाने का काम किया है कि वो अपनी विधानसभा में जाएं और आगामी जो चुनाव की जो तैयारी चल रही है उस तैयारी को वो अभी से मैनेज करें, अभी से जाएं। 2027 में क्या संभावना है बहुजन समाज पार्टी की? देखिए, जिस तरीके से आदरणीय बहन जी ने जो अभी फोल्डर जारी किया है, जो एक टीम निर्धारित की है, उस जो मजबूत टीम है, अभी तक ऐसी टीम बनी थी, लेकिन मुझे जो लग रहा है आदरणीय बहन जी बहुत ही 18 घंटे जाग करके और आदरणीय बहन जी बहुजन मिशन के लिए अपना काम कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2027 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, करो मरो की स्थिति में है। और जहां तक उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से हम लोगों को जो निर्देश दिए गए हैं, अभी से विधानसभा स्तर के प्रत्याशी और एक छोटा चुनाव अभी बीच में आ रहा है जिला पंचायत बीडीसी का, उसमें अभी से हम लोगों को निगरानी के तौर पे उनके साथ काम करने के लिए कह दिया गया है कि अभी से जिला पंचायत का भी काम करें। तो मुझे लग रहा है कि 2027 में हम लोग सरकार बनाएंगे। एक समय में बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रही बरेली, इस समय बिल्कुल 0 पर है, तो क्या 2027 के चुनाव में खाता खुल पाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर खुलेगा। हम लोग 4 सीटों पे बहुत मजबूत तरीके से अभी से काम शुरू कर दिया है। और जिस तरह से 2007 में हमने 4 सीटें जीती थी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि आदरणीय बहन जी ने 2007 में जब सरकार बनाई थी तो 18 महीने 2 साल पहले उनके प्रभारी प्रत्याशी बना दिए थे। तो उस वजह से वो लोग क्षेत्र में लगे थे, उन्होंने अपनी सफलता हासिल की थी। इसी तरीके से हमें लग रहा है आदरणीय बहन जी ने कहा कि अभी से विधानसभा स्तर पर लगिए बड़ी मुस्तैदी के साथ में, और हम लोग अभी से पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो हम जरूर सीटें जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। बरेली में जिस तरह से गुटबंदी जैसी नज़र आती है बहुजन समाज पार्टी में, और आपके अलावा जो भी जिलाध्यक्ष बने वो जल्दी जल्दी बदले जाते रहे, अनुशासनहीनता के आरोप लगे, उन्हें बदल दिया गया, कई बार वो पार्टी से भी निकाले गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये जो गुटबंदी है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को पीछे नहीं ले जा रही है? देखिए, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कुछ बहुत जल्दी आते हैं फिर बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। होता क्या है कि कुछ हमारे बीच में ऐसे पदाधिकारी किसी भी तरीके से इनके प्रकार जिम्मेदारी मिल जाती है उनको, और वो इस योग्य नहीं होते हैं, तो फिर उनकी योग्यता ही नहीं है। बरेली एक कमिश्नरी है, कमिश्नरी को चलाने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही है। और रही बात मेरी, तो आदरणीय बहन जी को मालूम है कि मैं 2007 की सरकार बनी थी, उससे पहले मैं जिले लेवल का पदाधिकारी रहा था, उससे पहले मैं वामसेव में भी रहा था। तो एक लंबा अनुभव, 2002 से हम पार्टी में काम कर रहे हैं, 23 साल पार्टी में काम करते हुए हो गए हैं, तमाम अनुभव हैं, नौकरी भी की है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हम रहे हैं और भी काम किया है। तो एक लंबा अनुभव है, समाज के साथ में हमारा जुड़ाव रहा है। तो उसी हिसाब से आदरणीय बहन जी जैसी जिम्मेदारी देती हैं उन पे 100% खरा उतरने का काम करते हैं। इसीलिए आप सब लोगों के सहयोग से बरेली ज़िलों को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, और बहन जी का ऐसे ही आदेश बना रहा तो और अच्छे तरीके से और भी चलाते रहेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल देखने को मिलेंगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत भी है कि जो एक सिस्टम है कि वो ऐसे करके ऊपर जाता है ऐसे, और ऊपर जा कर के फिर वो ऐसे धीरे धीरे नीचे आता है। 2007 में हमने भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। 2007 में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी से लोग टिकट लेने को तैयार नहीं होते थे। किसी को 2500, किसी को 6000, 12-13 7,000 वोट मिला करते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। आज भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत चरम पे है, चरम पे जा चुकी है वो। अब उसका ढलान नीचे को शुरू हो गया है। जिस तरीके से हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, इसी तरीके से हम भी नीचे को आए। तो इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी यूँ जा कर के अब ऊपर को आएगी। ये तो मानवर काशीराम साहब भी कहते थे, मानवर साहब ने एक कहा भी है। जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती है, लगातार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और लगातार अपराधियों को प्रदेश से बाहर भगा रहे हैं, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐसी नीति सही है?
देखिए, आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी ने जब सरकार चलाई थी तो उसमें एक नारा दिया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक दूसरा नारा भी था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब हमने सरकार चलाई थी तो उसमें ये सिस्टम था कि समाज के अंदर जो लोग कुरीति फैला रहे थे या जो क्राइम कर रहे थे या जो लोग पहले ही से ही क्राइम करे हुए बैठे थे, तो उनको आदरणीय बहन जी ने कहा कि इनकी जगह समाज में जो लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं उनकी जगह यहाँ नहीं है। उनकी जगह या तो फिर सलाखों के अंदर, जेल के अंदर जाना चाहिए या फिर प्रदेश छोड़ के भाग जाना चाहिए। तो आदरणीय बहन जी ने जो सिस्टम से काम किया वो आज तक पूरे देश में कोई नहीं कर पाया, जिसकी तारीफ जो है पूरा देश करता है कि जिस तरह से बहन जी ने शासन प्रशासन को चलाया उस तरह से अभी तक उत्तर प्रदेश जिस पटरी पे चल रहा था उस पटरी से उतर चुका है। यहाँ क्राइम की लिस्ट देखिए आप, यहाँ क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, शिक्षा का स्तर घटता चला जा रहा है, बेरोजगारी घटती चली जा रही है। लेकिन योगी सरकार लगातार कहती है कि हमने प्रशासन को लेकर बहुत काम किया है, हमने शासन को लेकर बहुत काम किया है, लगातार पुलिस प्रशासन लोगों के सहयोग की भूमिका में है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आप किसी गांव में जाकर के एक सर्वे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 100 व्यक्ति सर्व समाज के आप ले लीजिए, 100 व्यक्ति में से आप विकल्प के तौर पर रख दीजिए कि आप बताइए आप किसान हैं, ठीक है, आप रोजगार, आप शिक्षित युवा हैं, आप व्यापारी हैं, 3-4 लोगों की एक संख्या बना ली, चारों लोगों से पूछ लीजिए। अगर वो उनसे ऑप्शन दीजिए कि ये बताइए आपको सरकार किसकी अच्छी लगती है। एक ऑप्शन में परम आदरणीय बहन जी का नाम रख दीजिए, एक ऑप्शन में आदरणीय अखिलेश जी का नाम रख लीजिए, दूसरा ऑप्शन में आदरणीय योगी जी का नाम रख लीजिए। अगर उसमें 90% सर्व समाज के लोग अगर आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री सही साबित कहें तो मेरी बात मानना आप कि मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह जो कि बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। लगातार इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कहा कि वो जैसे फसल में एक बीमारी हो जाती है उस तरह से हमारे समाज के लिए है, और भी बहुत सारी बातें कहीं। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए नापतोल न्यूज़ की बैठकी में। हसीन दानिश के साथ, बरेली।